पढ़ना शुरू करते हैं। देखो बेटा, रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, मैंने कहा था कि वो मार्सडन ने किया था, पिछली बार हमने क्लियर किया था, इट वाज डन बाय मार्सडन। ओके, लेकिन मार्सडन ने जब ये बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस आ गए हैं, तो रुदरफोर्ड ने उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। रुदरफोर्ड ने एक इस तरह से एक ब्लॉक ले लिया बेटा, ये एक लेड का ब्लॉक होता है बच्चे, ठीक। इस लेड के ब्लॉक में उसने क्या किया, एक ऐसा सब्सटेंस रख दिया जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था। एक सब्सटेंस ऐसा रख दिया जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, अल्फा पार्टिकल एमिटर, अल्फा पार्टिकल एमिटर, ऐसा कोई सब्सटेंस रख दिया जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है बेटे, इसका जो मास होता है वो 4 यूनिट्स होता है। मास इज 4 यूनिट, ठीक। जबकि उसका चार्ज जो है, चार्ज उस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक। 4 यूनिट का मतलब प्रोटॉन से 4 गुना भारी, ठीक, प्रोटॉन से 4 गुना भारी। और बेटा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन से दुगना चार्ज। इसलिए हम कई बार अल्फा पार्टिकल को ऐसे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस बोलो। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई पे भी चार्ज, देखो हीलियम जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो 2 चले जाएं तो चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। और उसके ऊपर मास कितना होगा, मास उसका 4 होता है, ठीक। और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बेटा हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, वो हीलियम का सिर्फ एक न्यूक्लियस रह जाएगा, इसलिए उसको हीलियम न्यूक्लियाई बोला गया। माइंड इट, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई नहीं है, ये सिर्फ उसकी आइडेंटिटी है। जैसे जैसे किसका नाम दीपक है तो क्या क्लास में जलेगा, है भाई? नहीं, वो सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी है। किसी का नाम ज्योति है तो क्या आंखों में लगेगी, है भाई, या फिर वो चमकेगी? ऐसा नहीं, वो सिर्फ उसकी आइडेंटिटी है। सिमिलरली बेटे, इसकी आइडेंटिटी हीलियम न्यूक्लियाई है, ये खुद हीलियम न्यूक्लियाई नहीं है। सिर्फ क्या है कि इसका चार्ज और मास हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर था, इसलिए इसका आइडेंटिटी हमने बोल दिया हीलियम न्यूक्लियाई। अदरवाइज दिस इज अल्फा पार्टिकल जो कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट करता है। यानी यहां बताने का सिर्फ एक मकसद है कि अल्फा पार्टिकल बहुत भारी पार्टिकल होता है और उस पे चार्ज भी +2 होता है, ठीक। अब इसने क्या किया, इसके रास्ते में एक ना गोल्ड की शीट रख दी, बहुत थिन शीट ऑफ गोल्ड रख दी बेटा, ठीक। दिस इज अ गोल्ड शीट, ठीक, और बहुत ही थिन शीट है ये गोल्ड शीट रख दी है, थिन शीट ऑफ गोल्ड। और कितनी थिन, इमेजिन करो, 4 × 10⁻⁻10 मीटर, इतनी पतली शीट बना दी 4 × 10⁻10 मीटर की, ठीक है जी। यानी लगभग वो ऐसी शीट थी कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस शीट में लगभग एक ही एटम्स की रे है, यानी एक ही एटम्स की एक एटम की रे है, ऐसा मान सकते, 1-2 एटम की रे, क्योंकि बहुत ही पतली हो गई। अब इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को हमने फेंका और बेटे इसके आसपास एक लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दी, फोटोग्राफिक प्लेट। इट्स अ मूविंग फोटोग्राफिक प्लेट, ये मूव कर सकती है फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है जी। फोटोग्राफिक प्लेट, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, तो बेटे तुम्हें मैं बता चुका हूं कि फोटोग्राफिक प्लेट जो एक्सरे में यूज होती है ना बेटा, जैसे ब्लैक सी शीट आप देखते हो, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, वो यहां लगा दी। अब इसने क्या देखा, इसकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी,
ठीक उसी के ऊपर बेस्ड इसने अपना मॉडल दिया है। तो यहां बेटे मैं लिखूंगा कि इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस क्या रही, और यहां लिखूंगा कि उसका कंक्लूजन इस भाई ने क्या निकाल दिया। अगर कोई क्वेश्चन बोहर मॉडल इस पे रुदरफोर्ड पे पढ़ता भी है तो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा कि भैया ऑब्जर्वेशंस क्या थी और उसकी कंक्लूजन क्या थी। ठीक, देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जितनी अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहे हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। तो पहली ऑब्जर्वेशन थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स maximum alpha particles went undeflected। जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या, यानी उसमें कहीं पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, यानी 99.9% अल्फा पार्टिकल्स ये अनडिफ्लेक्टेड चले गए। अगर ये अनडिफ्लेक्टेड गए हैं 99% अल्फा पार्टिकल्स, अगर बेटे अनडिफ्लेक्टेड गए हैं, तो इससे क्या कंक्लूजन उसने निकाली? उसने ये कंक्लूजन निकाली, देयरफॉर ये कहता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। तो इसने कंक्लूजन इसके निकाल दी कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, खाली है, और इसीलिए ये पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं। ठीक, ये हमें लिनार्ड ने पहले बताया था कि भाई मैक्सिमम जगह खाली है, पर इसने इसको प्रूव भी कर दिया कि देखो दोबारा से अल्फा पार्टिकल भी जो है वो पास ऑन हो रहे हैं, इसका मतलब एटम में मैक्सिमम जगह जो है वो खाली है। ठीक, जैसे यहां पे इस गोल्ड शीट की रे को मैं ऐसे बना रहा हूं, मान लो ये गोल्ड के एटम्स हैं, ये गोल्ड के एटम्स हैं जो इस शीट में लगे हुए हैं, लगभग ऐसे लगे हुए हैं, मान लो ये सारे गोल्ड के एटम हैं और ये शीट में लगे हुए हैं। ठीक है जी, और है क्या, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन हो गए, अल्फा पार्टिकल ऐसे करके अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन हो गए, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे करके अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन हो गए, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल पास हो गए। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यूं करके पास ऑन हो रहे थे, which shows कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली है। ये पहली इसने ऑब्जर्वेशन देखी और इसकी कंक्लूजन इसने ये बता दी हमारे को कि इसका मतलब है कि मैक्सिमम जगह खाली है। अब अगली चीज ये क्या देखता है कि सम ऑफ देम are deflected, few alpha particle are deflected। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन अगली सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, few alpha particles, यानी few alpha particles suffered some deflections, few alpha particles suffered some deflections। बेटा कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जिसमें डिफ्लेक्शन पाई गई, यानी वो अपनी पाथ को चेंज कर दिए। अब ये क्यों हुआ, ये कंक्लूजन क्या, इससे कंक्लूजन क्या निकलती है? देखो बेटा, कंक्लूजन इससे ये निकली कि इसका मतलब एटम के अंदर कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और वो बहुत थोड़ी सी जगह घेरता है, बहुत थोड़ी सी जगह घेरता है, इसीलिए बहुत थोड़े से, क्योंकि पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि एटम के अंदर ये पार्ट है छोटा सा जहां पे पॉजिटिव है, ये पार्ट है एटम के अंदर छोटा सा जो कि पॉजिटिव है, बहुत स्मॉल सा पार्ट
एटम के अंदर पॉजिटिव है, तो अगर अल्फा पार्टिकल इसके पास से गुजरा तो अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से बेटा ये यूं इस साइड को क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल यूं आया, जैसे ही पॉजिटिव के पास आया ये यूं डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिव के पास से गुजरता है यूं करके डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव के पास से निकलता है तो पॉजिटिव रिपेल करते, तो डिफ्लेक्शन हमारे के पास पाई जा सकती है। बट दिस विल बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत कम थी। 99.9% तो क्या था, सीधे अनडिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जगह तो खाली है। बट अगर अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन है, इससे कंक्लूजन क्या निकलती है, कंक्लूजन निकलती है देयर इज अ positively charged body, there is a positively charged body inside atom which occupies very small space. ठीक है, there is a positively charged body inside atom which occupies a very small space, जो बहुत थोड़ी सी जगह घेरती है। ठीक है जी, तभी बहुत कम ये डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखता है बेटा, तीसरी ऑब्जर्वेशन देखता है अफ्यू यानी फ्यू का भी बच्चा, यानी बहुत थोड़ा। A few alpha particles suffered large diffractions and a very few even came back. ठीक है जी, तो हमारा तीसरा इसने क्या देखा, तीसरा इसने देखा कि a few alpha particles, a few से भी कम होता है, a few alpha particles suffered large deflections. A few alpha particles suffered large deflections and even a very few came back. बहुत ऐसे भी थे जो वापिस आ गए, वो बहुत कम थे। हजारों में से कोई एक वापिस भी आ गया अल्फा पार्टिकल, जो कि मार्सडन ने बताया था कि अल्फा पार्टिकल वापिस आ गया। अब इससे क्या कंक्लूजन उसने बनाई हो बेटा, पिछली बार तुमसे पूछा था मैंने, कभी पिट्ठू खेला है? आपने बोला था हाँ सर खेला है। तो मैंने आपको बताया पिट्ठू में चिप्पियां रखी जाती हैं और बॉल से उसको तोड़ा जाता है ना बेटा। अब मान लो आपने क्या किया कि चिप्पियां जो रखी है ना, वो तो रखी है किसकी, ईंट की, यानी चिप्पियां कौन सी है, ईंट की, और बॉल जो है स्माइली वाली है। अब स्माइली वाली बॉल उस पर टकराएगी तो क्या उनको बिखेरेगी कि खुद वापस आके तुम्हारे नाक पे लगेगी? है भाई, इट विल रिबाउंड बैक ना। यानी अगर आपके पास जो चिप्पियां बहुत भारी है और बॉल उसके मुकाबले बहुत हल्की है, तो डेफिनेटली बॉल टकरा के वापिस आ सकती है। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वापिस ना आए तो बड़ी दूर तक जा सकती है पीछे, उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है भाई। अगर चिप्पियां छोटी छोटी होती तो आप बॉल मारते तो वो तोड़ के निकल जाती आगे, इट्स ओके। लेकिन अगर बहुत भारी है तो बॉल टकरा के वापिस आएगी। सिमिलरली अगर अल्फा पार्टिकल जो खुद काफी भारी है, इनका चार्ज 4, इनका मास 4 यूनिट है, 4 यूनिट यानी प्रोटॉन से 4 गुना भारी, क्वाइट हैवी है। ठीक, तो अगर ये वापिस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, वो बहुत हैवी है, उसका बहुत ज्यादा मास है, तभी तो उससे टकरा के वापस आ रही है। तो इसने तीसरी बात से ये निकाला कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज वेरी हैवी। ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो बहुत हैवी है। एंड whole of the mass of atom
लाइज इन इट, लाइज इन इट, कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये बहुत हैवी है और मैक्सिमम जो है मास इसी में होगा। तभी तो बेटा जब ये अल्फा पार्टिकल मान लो यहां से आए, अगर ये इसके बिल्कुल यहां पास आए, ठीक, और यहां से रिपल्शन बहुत ज्यादा हुई तो सीधे ऐसे बैक चले। यानी अगर तो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा भी हुआ जो बेटे यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट इसके हेड ऑन आके टकराया, देखो बेटे पॉजिटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल आपस में टकराते नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल आपस में टकराते नहीं है, बट येट अगर वो हेड ऑन आया तो रिपल्शन की वजह से ऐसे बैक भी जा सकता है, इट कैन गो बैक। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बहुत हैवी है। तो ये तीन इसकी ऑब्जर्वेशंस रही बेटा और तीन इसकी कंक्लूजन रही। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99.9% यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड, ठीक, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए हैं, ठीक, और उसकी वजह से पता चला कि एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है। दूसरी बात बोली गई, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, देयरफॉर देयर इज अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड बॉडी, यानी देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तभी डिफ्लेक्शन हो सकती थी। और कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, यानी इवन सम ऑफ देम केम बैक, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज वेरी हैवी एंड मास ऑफ एटम लाइज इन दैट पॉजिटिव चार्ज बॉडी। बोलो बेटे, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड कैथोड रेज? बेटा कैथोड रेज नेगेटिव थी बच्चे, ठीक, जिसने पूछा है कैथोड रेज नेगेटिव थी बेटा, और उसका मास बहुत कम था बेटे। और ये जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव हैं और इनका मास बहुत ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, मास बहुत ज्यादा। तो इस तरह से करके बेटे हमारे पास हमने ये बोला कि ऑब्जर्वेशन ये थी, अल्फा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड, few suffered large deflections and a very few suffered very large deflections। उससे इसने ये कंक्लूजन निकाल दी। Any other doubt? You can open your mic and ask. सर जी सर रुदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाली दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ बॉडी इनसाइड एटम occupies very little space, बट सर ये बात भी तो ट्रू है दैट पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो ऐसे नहीं हो सकता था कि दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम? ये कंक्लूजन क्यों नहीं निकाली जा सकती थी? बेटा अगर अल्फा देखो, पॉजिटिवली चार्ज अगर सारी जगह पे होता तो बेटा फिर अल्फा पार्टिकल पास ऑन कैसे होते? अगर सारी जगह पे बिखरा हुआ होता पॉजिटिव चार्ज तो अल्फा पार्टिकल पास ऑन कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, तो वो तो उसके थ्रू पास ऑन हो ही नहीं सकता था ना। अगर अल्फा पार्टिकल पास हुए हैं बेटा तो उसका एक ही रीजन है कि अल्फा पार्टिकल पास होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जगह जो होनी चाहिए एटम के अंदर वो खाली होनी चाहिए। क्लियर बेटे? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एंड पूर्वा ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सर ये अल्फा पार्टिकल एमिटर क्या है? मेरी बिटिया देखो, जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं ना जिससे रेडियो एक्टिविटी निकलती है, ठीक, उससे तीन तरह के पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। और हमें पता होता है किस चीज से अल्फा पार्टिकल पहले निकलेंगे, हमें ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बताया जाता है। मैंने ना एक वीडियो, मैंने बोला ना आपको कि वीडियो पोस्ट कर दिए हैं सारे, जिसको ज्यादा डिटेल पढ़नी उसमें एक रेडियो एक्टिविटी की वीडियो भी हो, ठीक, तो तुम चाहो तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल वो देख लेना, वहां पर तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या, बीटा पार्टिकल क्या, गामा पार्टिकल क्या। या मैंने वहां पे ये भी बताया है कि कोई भी चीज रेडियो एक्टिव क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और उससे हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सिर्फ अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा, कौन सिर्फ बीटा पार्टिकल स्कैटर करेगा, कौन दोनों स्कैटर करेगा, और कौन ऐसा है जिससे स्कैटरिंग नहीं होगी, ठीक। तो इस वजह से बेटे वो रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है बच्चे, ठीक। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट रख दिया जाता है, ठीक, आफ्टर डूइंग बोर्स मॉडल, ठीक। तो बेटे ये सब चीजें जो है ना ये सिर्फ समझने के लिए है,
मैंने कहा अभी देखो रुदरफोर्ड मॉडल की भी बहुत डिटेल्स है। मेरा जो वीडियो होगा इसका मेरा ख्याल 1 घंटा रादर 1.5 घंटे का वीडियो होगा रुदरफोर्ड मॉडल भी, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, पर हमें सिर्फ इतना ही जानना है। और तीसरा, ये चीजें याद रखनी है, ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक। जो मैं बता रहा हूं क्लास में वो सारी याद रखनी है। हाँ, जो क्लास में नहीं बता रहा हूं, आपने वीडियो के थ्रू देखा तो वो सिर्फ देख सकते हैं। सर कैन वी फॉरगेट दिस पॉइंट्स? नो, नॉट एट ऑल टीस्टा, यू शुड नॉट, यू कैन से इसको फॉरगेट, इसको नहीं भूलना, ये तो सारा याद रखना है। ओके, अब देखो बेटा, इन कंक्लूजन्स के ऊपर रुदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दे दिया। इन कंक्लूजन्स के ऊपर रुदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दे दिया, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और रुदरफोर्ड मॉडल लिख रहा हूं। रुदरफोर्ड ने इन, ये जो कंक्लूजन्स हैं ये मैंने लिखी है, और कंक्लूजन्स पे बेस्ड रुदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल मेरे प्यारे बच्चों हमें दे दिया है, ठीक। और वो मॉडल क्या था? देखो, उसने ये कहा कि अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, तो उसने अपने एटम को मॉडल देते हुए 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक। एक पार्ट जिसको उसने बोल दिया न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट उसने बोल दिया कि भैया एटम में 2 पार्ट है, एक न्यूक्लियर पार्ट, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये 2 पार्ट में इसने बांट दिया। इसने कहा कि एटम के अंदर जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है एटम के अंदर, उसको इसने नाम दे दिया न्यूक्लियस। उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस। बोला जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, ठीक, वो न्यूक्लियस है, और जितने भी प्रोटॉन हैं, ठीक, प्लस जितने भी न्यूट्रॉन हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ठीक। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हम न्यूक्लियोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोन्स। इनको न्यूक्लियोन्स बोलते हैं। These are called as न्यूक्लियोन्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का पार्ट है ना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको न्यूक्लियोन्स बोल दिया। यानी बोलता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज वेरी हैवी, तो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। माइंड वन थिंग, अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक। मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई, इवन रुदरफोर्ड का मॉडल गलत हो गया, उसके बाद जाकर के कहीं पर हमारे पास इसकी डिस्कवरी हुई। पर उसमें न्यूट्रॉन, मैंने बोला था नेम न्यूट्रॉन वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड, क्योंकि जब उसने मास देखा ना एटम का, तो वो प्रोटॉन के मास से डबल आ रहा था। ज्यादातर एटम का मास प्रोटॉन के मास से डबल से ज्यादा आ रहा था, या डबल आ रहा था या उससे ज्यादा आ रहा था। इसका मतलब था कि प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल जरूर है, और क्योंकि वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो न्यूट्रल हैं, तो उसने बोल दिया कि भैया न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक, प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। पर उस डिस्कवर नहीं कर पाया बेटा कि वो कितना भारी है कितना नहीं है। उसको नहीं पता था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होगा, ऐसा नहीं मालूम था। उसको लगा कि पॉजिटिव के साथ कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है जो भारी है काफी, ठीक। तो वो उसने नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स, और बोला वो न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि होल ऑफ द मास ऑफ एटम लाइज इन न्यूक्लियस। सारा मास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर है, और उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसने न्यूक्लियस बोल दिया। तो उसके अंदर बोला प्रोटॉन भी है, उसके अंदर बोला न्यूट्रॉन भी होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा पार्ट उसने बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बेटे देखो, जब भी क्वेश्चन कोई पूछना है ना बेटे, तो लंबी लंबी चैट्स में लिखनी है, ठीक। वो जब मैं पूछूं तुमने बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लेना है, क्योंकि लंबी लंबी चैट्स पढ़ी नहीं जाती बेटा, है ना। तो डोंट वरी, जिसका भी क्वेश्चन, जपनीत का भी क्वेश्चन आया था, तो मैं अभी पूछता हूं बेटा तुम्हारे से।
अब देखो बेटे, अगली बात समझ लो, यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बोला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड। तो बोलता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के आसपास रोटेट करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है दैट contains electrons revolving around the nucleus at a very high speed, revolving around nucleus at a very high speed। बहुत हाई स्पीड पे न्यूक्लियस जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे इसने अपने मॉडल दे दिया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। तो न्यूक्लियस पार्ट के अंदर क्या बोला कि न्यूक्लियस पार्ट के अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, और होल ऑफ द मास, मैक्सिमम मास ऑफ एटम वो न्यूक्लियस का है। और न्यूक्लियस का जो डायामीटर या रेडियस की बात करें, इसने बताया कि रेडियस जो है, रेडियस निकालने का इसने फॉर्मूला दिया है बेटा, ठीक। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं कई सारी कैलकुलेशन यहां स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है, ठीक। इसने न्यूक्लियस निकालने का भी, न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का भी इसने हमारे को फॉर्मूला दिया था। बोला रेडियस जो होता है ना न्यूक्लियस का, ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर के करीब होता है, जिसको हम 1 फर्मी बोलते हैं। इस यूनिट को हम 1 फर्मी बोलते हैं। 10⁻⁻15 मीटर मींस 1 फर्मी। तो फर्मी यूनिट्स में हम न्यूक्लियस का डायामीटर निकालते हैं, या फर्मी यूनिट्स में हम इसका रेडियस निकालते हैं। देखो बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का उसने फॉर्मूला जो दिया था, उसने कहा कि यहां पे आएगा एक A0, ठीक, एक दे दिया A0, या फिर ऐसे ले लो, इस पे ले लेते हैं, कोई भी ऐसा सिंबल ले लो, ठीक। कोई कांस्टेंट वैल्यू लेनी है हमने, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू ले ली R0 ले लूंगा, ठीक, R0, और A की पावर 1/3। यहां से रेडियस निकाला था इसने, जहां पे R0 की फिक्स्ड वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अगर मीटर में निकालना 10⁻⁻15 कर देना। और ए जो है ये एटॉमिक मास है, ए जो है वो एटॉमिक मास है। जैसे कल को मान लो आपको एक क्वेश्चन ही दे देता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द रेडियस ऑफ nucleus of gold atom, nucleus of gold atom having atomic mass 197 यूनिट्स। तो बेटा जी सिंपल बात, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R0 की वैल्यू पता है 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर में ले रहा हूं मैं, ठीक। ए ले लिया आपने 197 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा भाई। तो यहां से न्यूक्लियस का रेडियस भी उसने बता दिया। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी, एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। और इसका जो रेडियस है, एटम का रेडियस, वो अप्रोक्सीमेटली उसका मैग्नीट्यूड 10⁻⁻10 मीटर्स के करीब होता है, 10⁻⁻10 मीटर्स के करीब होता है। तो इस तरह से रुदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया उसको हम बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। क्यों बोलते
प्लेनेटरी मॉडल, क्योंकि जैसे हमारे सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसने कहा न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इसलिए इसके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल बोल दिया गया। फटाफट से बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार सर यहाँ से सर रिपीट कर दोगे सर, जहाँ पर हमें सर आपने वैल्यू बताई थी रेडियस की 10⁻15 मीटर की सर, सर उसके आगे जो आपने समझाया सर एक बार वो बिल्कुल। देखो बेटे, हमने बोला कि इसने दो पार्ट बताए एटम के, एक बताया न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम लाइज इन दिस न्यूक्लियस। मैक्सिमम मास जो है वो इसी के अंदर होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ही मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे ही नेग्लिजिबल होता है। इसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज r0 into a की पावर 1/3, where r0 की वैल्यू 1.33 into 10⁻³ सेंटीमीटर या -15 मीटर होगा। और a जो है वो एटॉमिक मास है, a एटॉमिक मास है। तो हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी बताया आपको कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने को पूछे तो बेटा ये वैल्यू तो पता ही है हमें मीटर में, और ये बेटे हमने उसका एटॉमिक मास लिया, उसका 1/3 कर दिया, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल दिया हमने। और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दी सन, इसीलिए बेटा इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम बोला जाता है। बोलो बेटा, सभी बच्चों को अब क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सर पर सर जो आपने क्वेश्चन दिया सर उसके नीचे सर ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है सर? हाँ जी, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। सर इसमें 1.33 into 10⁻⁻15 और सर यहाँ पर सर ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है सर, जहाँ पर 1.33। अरे यार, ये रेडियस r0 है। दिस इज r0, 1.33 into 10⁻13 सेंटीमीटर। यहाँ -15 मैंने मीटर्स में लिखा है। ओके, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर? यस सर। सो बेटा यहां से ये जो मॉडल था, अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में तो नहीं आए पर मेरे दिमाग में आते थे, रुदरफोर्ड के दिमाग में भी आते होंगे, है ना? वो क्या कि यार ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए? क्या नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए थी? और अगर अट्रैक्शन होती इसका चिपक क्यों नहीं जाता? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात हमारे पास हुआ करती थी। ठीक, तो रुदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन भी किया बेटा। रुदरफोर्ड ने कैसे एक्सप्लेन किया? ठीक, उसने कहा कि एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव में कभी भी कोई फोर्स होगी उसको क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और +2 में फिजिक्स के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है K into Q1 Q2 upon R square। K Q1 Q2 upon R square, where Q1 क्या है? चार्ज 1, Q2 क्या है? चार्ज 2, और R उनके बीच का डिस्टेंस है। जैसे मान लो ये R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। ठीक, और K यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। वैसे ये लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगता है, पॉइंट चार्जेस जिसका डिस्टेंस उनके मैग्नीट्यूड से बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो खैर तुम्हें फिजिक्स वाले सर बताएंगे पॉइंट मासेस, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। ठीक, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, मुझे तो सिर्फ बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है K Q1 Q2, फिर K इज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, ये हमें पता होती है, ये आगे बोर्ड मॉडल में करवाऊंगा मैं आपको। Q1 Q2, Q1 इज चार्ज 1, Q2 इज चार्ज 2। कोई एक चार्ज Q1 है, कोई एक चार्ज Q2 है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस अट्रैक्शन की वजह से खींच रहे होंगे। लेकिन बेटा जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है ना बेटा, तो उसमें एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो कहता है एक फोर्स अंदर की तरफ को आ रही है तो दूसरी फोर्स को बाहर को लेके जा रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दूसरी फोर्स कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, इसलिए उसका फॉर्मूला mv² होता है। उसका फॉर्मूला mv² होता है। और रुदरफोर्ड कहता है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है, यानी एक दूसरे के बराबर होती है। बेटा ये बोहर मॉडल की शुरुआत है, ये ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन अगर नहीं पता चलती है तो बोहर मॉडल जिंदगी में नहीं आता है। ठीक है जी। तो कहता है कि ये जो दो फोर्सेस है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स है, वो है k q1 q2 अपॉन r², where k is a constant, q1 is charge 1, q2 is charge 2 and r is the distance between them, will be equal to the centrifugal force, that is mv² अपॉन r। देखो बेटे ऐसा करो, एक पत्थर ले लो यार, है ना, उस पत्थर को एक रस्सी से बांध लो, एक पत्थर लो, उसको रस्सी से बांध लो। अब रस्सी से बांधो और हाथ में रस्सी को पकड़ो, पहले उसको बाहर को झटका मारना, फिर उसको अंदर को झटका मारना, फिर बाहर को झटका मारना, फिर अंदर को झटका मारना, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ऐसे झटके मारना। तो क्या होगा? सर रोटेट करने लग जाएगा, गोल गोल घूमेगा ना। तो सिमिलरली ऐसा था, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रस्सी है, इससे झटका अंदर को लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को ले जा रही है, तो अंदर बाहर दोनों साइड झटका लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड दैट इज व्हाई इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इट नॉट स्टेशनरी। ये अपनी जगह पे खड़ा नहीं है, ये लगातार मूव कर रहा है, क्योंकि एक फोर्स अंदर भी खींच रही है, एक फोर्स बाहर भी खींच रही है। ठीक, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देती है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया करती हैं। ठीक, और उसके अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन अब अंदर नहीं आ पाता, ये उसके आसपास ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। बोलो बेटे ये पॉइंट भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक, पहले तो हम इस पे क्वेश्चन करवाया करते थे बेटा, चलो है ना। अभी तो सिंपल ये सिर्फ फोर्सेस है, तो हमने ये बता दिया कि बैलेंस हो गए। ऐसे रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एंड दिस वाज कॉल्ड एज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम। तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे मेरे को बताएंगे रुदरफोर्ड मॉडल, रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड मॉडल, ये दोनों बातें क्लियर है कि नहीं है? है तो जल्दी जल्दी यस लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ जी रिजू, बेटा कौन सा पार्ट आपको नहीं आया? सर ये कैलकुलेशन से। ये वाली पुत्र? यस सर, इसके आगे से नेटवर्क बंद हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं बताता हूँ। देख बेटा, हमने मान लिया कि न्यूक्लियस का चार्ज Q2 है, हमने मान लिया न्यूक्लियस का चार्ज Q2 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q1 है, Q1 Q2 चार्जेस होते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये कूलम्स लॉ होता है, ये कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज K Q1 Q2 अपॉन R²। K एक कांस्टेंट वैल्यू होती है बेटा, Q1 चार्ज 1, Q2 चार्ज 2 और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। और एक फोर्स, ये फोर्स अंदर को खींच रही होगी क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन ये एक दूसरे को अंदर को खींच रही होगी, और एक फोर्स इसको बाहर लेके जा रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर को लेके जा रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर होती है। सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ को लेके जाती है, जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल उसके बराबर होती है, तो फॉर्मूला उसका होता है mv² अपॉन r। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए लगाया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लगाया, दोनों बराबर होती हैं। तो ना ये अंदर जाएगा ना ये बाहर जाएगा, सिर्फ इस अंदर बाहर के झटके की वजह से इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एनी अदर डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट? आस्क प्लीज, जल्दी पूछे, माइक ऑन करे, पूछे फटाफट। सर आपने बताया एक तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है सर, जी उसका हाँ। फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा? उसको कंसिडरेशन में नहीं ले रहे?
देख मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी स्मॉल, उसके अंदर ऑलरेडी आ जाता है सब कुछ। ठीक, ओके सर। हाँ जी, और कोई बच्चा? सर जो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हर एक ऑर्बिट में सेम होती है, वो चेंज होती है? मेरे पुत्र, पहली बात तो एक समझ ले कि जब हम रुदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे हैं बेटा, उस समय उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। पहली बात तो ये समझ, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर का कॉन्सेप्ट है, ये पहली बात। दूसरी बात बेटा, आप बिल्कुल सही है कि हर ऑर्बिट की वेलोसिटी अलग होती है बेटा, हर ऑर्बिट की वेलोसिटी भी अलग होगी, तो हर ऑर्बिट का डिस्टेंस भी तो अलग होगा, और उसकी वजह से बेटा ये भी फर्क पड़ेगा, ये भी फर्क पड़ेगा, तो ये काउंटर बैलेंस करता रहेगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। एक और हाथ खड़ा किसी का बेटा, यस बोलिए। एनी अदर डाउट? ओके, नो डाउट। तो ये था रुदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल कि रुदरफोर्ड मॉडल फिर लिया क्यों नहीं गया, फिर ये खत्म क्यों हो गया। limitations of Rutherford model। देखो बेटा, रुदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या है। ठीक, सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन arrangement of electrons around the nucleus। अरे न्यूक्लियस के आसपास एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनके अरेंजमेंट कैसे हो। जैसे अभी बिटिया ने बोला सर ऑर्बिट, तो उसने तो ऑर्बिट दिया ही नहीं, तो उसको तो अरेंजमेंट पता ही नहीं है। ठीक, तो अरेंजमेंट वो नहीं दे पाया कि कैसे लगे होंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वैसे ये रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे कोई प्लैनेट्स की अरेंजमेंट होती होगी वैसे इसकी अरेंजमेंट होती होगी, बट कैसे होती होगी ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। ठीक, दूसरी खास बात, he could not explain atomic spectra। he could not explain atomic spectra। अब ये एक नई टर्म आ गई, atomic spectra। देखो बेटा, इसकी डिटेल्स आगे आएगी, बट अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। रेनबो देखा है कभी जिंदगी में? ऑब्वियसली देखा होगा। स्पेक्ट्रा होता है वो एक तरह, यानी स्पेक्ट्रा होता है अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस। स्पेक्ट्रा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस। जब आप किसी एटम्स को हीट करते हैं ना, या उसमें करंट पास ऑन करवाते हैं, तो उससे कुछ एनर्जी बाहर आती है। अगर उस एनर्जी को एनालाइज करो तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग कलर की लाइंस बनती हैं। तो वो क्यों बनती हैं, उसका रीजन ये नहीं बता पाया। He could not explain atomic spectra। एटम का जो स्पेक्ट्रा बनता है, यानी जब एटम को हीट किया जाता है, उससे जो रेडिएशंस बाहर आती हैं, उनकी जो हमारे पास पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को ही कुड नॉट एक्सप्लेन। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये पहली बात थी। तो दूसरी बात थी, लेकिन ये तो चलो छोटी मोटी चीजें थी। जो डेथ ब्लो थी बेटा बोहर मॉडल को, वो दी सर चार्ल्स क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक, अब ये ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक, तीसरी बात, he could not explain the stability of atom। ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। He could not explain stability of atom। सर क्यों? कर तो दिया नहीं बेटा, एक साइंटिस्ट आए, सर चार्ल्स क्लार्क मैक्सवेल। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जब भी एक चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है,
it loses its energy continuously. According to Maxwell, समझिएगा, according to Maxwell, when a charged body moves under the influence of another charged body, it continuously loses energy. कहता है when a charged body moves under the influence of another charged body, it continuously loses energy. ठीक, क्यों सर? पहली बात, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन जब यहां से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड भले ही सेम है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। सर ये क्या बोल रहे हो? स्पीड सेम है, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ऐसे कैसे होता है सर? तो कोई बताएगा मेरे को कि अगर किसी चीज की स्पीड सेम हो तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? यस सर। यस सर, 9th में पढ़ा था कैसे? सर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें स्पीड और टाइम सेक्शन दोनों आते हैं। बिल्कुल सही, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, भले ही स्पीड सेम हो। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां है, जब यहां आएगा तो उसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी, जब यहां आएगा उसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी, जब यहां आएगा उसकी डायरेक्शन यूं हो जाएगी, जब यहां आएगा तो उसकी डायरेक्शन, अब क्या स्पीड भले ही सेम हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो बेटा वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो बेटा इलेक्ट्रॉन तेज भागना शुरू करेगा। जैसे तेज होना शुरू होगा, एनर्जी लूज होनी शुरू होगी, जब एनर्जी लूज होनी शुरू होगी, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होती रहेगी तो ये पास आता जाएगा, अल्टीमेटली इट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो मैक्सवेल कहता है कि भाई ऐसा है, जब भी कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी एनर्जी को लूज करती चली जाती है, और अगर एनर्जी को लूज करती चली जाती है तो फिर एनर्जी कम होने से इलेक्ट्रॉन कम नियर द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली फॉलो द स्पाइरल पाथ, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। जब ये न्यूक्लियस पे गिरेगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। एंड माइंड इट, दिस मस्ट हैपन इन 10 to the power -8 सेकेंड। ऐसा होने के लिए इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 10 to the power -8 सेकेंड लगेंगे और एटम कोलैप्स। तो ये ड्रॉबैक था। अब रुदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने कहा कि सर ये दोनों बैलेंस कर रही हैं। बोला, मैक्सवेल ने बोला, लल्लू समझाया क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं करेंगी। ठीक, हालांकि बाद में बोर मॉडल भी इसी पे बेस पे बना है। ठीक, बट एनी हाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब भी चार्ज बॉडी किसी अनदर चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है तो इट विल कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएगा और एक स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और इस हिसाब से एटम कोलैप्स हो जाएगा। और ये सिर्फ 10 to the power -8 सेकंड में हो जाना चाहिए, पर ये क्यों नहीं हुआ, इसको रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया और यहां से रुदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। अब बोलो बेटे, बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? सर, does centrifugal force also depends upon molality? ओ नहीं हो त्रिभुवन, मोलैलिटी कहां है यार? मोलैलिटी इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, दिस इज माइक्रोस्कोपिक। ठीक,
तो आई थिंक सो एवरीवन इज क्लियर विद द थिंग्स. यस सर. ओके, सो सभी बच्चों को पता चल गया है कि रुदरफोर्ड मॉडल क्या था और उसका फेलियर हमने कैसे निकाला. ठीक, तो ऐसे रुदरफोर्ड मॉडल बेटा फेल हो गया. ठीक, तो अगर ये सब समझ में आ गया है तो वेरी वेल डन. अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल चाहिए रुदरफोर्ड मॉडल की, है ना, क्योंकि मेरे बच्चे किसी दूसरी की कॉपी देखें और ये परेशान हो, हाय राम सर ने हमारे को नहीं करवाया. मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, क्योंकि बेकार की चीजें करवाने का समय है नहीं. ऑलरेडी हमारा सेशन 1 मंथ लेट चला है, आपको पता होना चाहिए. ठीक, 1 मंथ लेट है हमारा सेशन. और +1 का सिलेबस सबसे बड़ा सिलेबस होता है. ये तो फरवरी तक खत्म नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कोशिश करके खत्म करना पड़ता है. ठीक, तो उल जुल चीजों का समय बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, आप अपने लेवल पे, मैंने आपको कह दिया है, वीडियो डाल दी है अपने चैनल पे. रुदरफोर्ड मॉडल पूरा 0 से लेके Z तक एक एक चीज उसमें आपको मिलेगी, एवरी सिंगल चीज. आप चाहो आप देख लो, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना मैंने अभी तुम्हें बताया. बाकी इट्स अप टू यू. देखना चाहते हो देखो, नहीं देखना चाहते हो मत देखो, बस इतना ध्यान में रख लो. तो यहां से रुदरफोर्ड मॉडल तो हो गया खत्म. तो जब रुदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया तो अब हमें नए मॉडल की जरूरत थी भाई. वी नीड अ न्यू मॉडल. बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे, कुछ हुआ नहीं. देन सर्टेन डेवलपमेंट्स ऐसी हुई विच लीड्स टू द बोहर्स मॉडल. अब बात वहीं पर है कि ये जो अगला पार्ट भी करवा रहा हूं ये एनसीईआरटी ने काट दिया है, लेकिन हमें पढ़ना जरूर पड़ेगा, नहीं तो बोहर मॉडल की कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी. तो चलिए आगे चलते हैं. यहां से आगे रुदरफोर्ड मॉडल गलत हुआ. किसने किया रुदरफोर्ड मॉडल गलत? जल्दी बोलो. Maxwell. मैक्सवेल. तो मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन पढ़नी पड़ेगी कि मैक्सवेल ने इतनी बड़ी चीज कर कैसे दी, बोल कैसे दिया. ठीक, क्या चीजें थी जो मैक्सवेल ने की थी और उससे हमारा बोहर मॉडल का लेना देना क्या था. बेटा मैक्सवेल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे काम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EM वेव्स. तो अब हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं. हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो पार्ट है ये आपके फिजिक्स वाले सर +2 में मॉडर्न फिजिक्स में करवाएंगे, पर मैं चाहता हूं मैं तुम्हें अभी करवा दूं, क्योंकि हमें हालांकि सिलेबस में नहीं है पर इसके बिना काम होना नहीं है आगे यार. ठीक, प्लान्स क्वांटम थ्योरी अब हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बोहर मॉडल की कैलकुलेशन उसके बिना होनी नहीं है, जो मर्जी कर लो. ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या होती है सबसे पहले समझेंगे. ये क्या होती है, ये मैक्सवेल ने हमें बताई थी कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ करती हैं. ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलते हैं? रेडिएशंस, रेडिएशंस टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field both are associated perpendicular to each other, perpendicular to each other, as well as radiation to which electric and magnetic field both are associated perpendicular to each other, as well as perpendicular to way of propagation, way of propagation. अब मतलब समझना है इसका. कहता है ये ऐसी रेडिएशंस हैं जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जुड़ी है, जिसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ी है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है.
कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे है तो इसी रेडिएशन की मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे होगी। ठीक, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही है, और जो वेव मूव कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। जैसे वेव को मूव करने का तरीका आपको पता है, यूं शो करते हैं, पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, मान लो ये एक वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है, मान लो, हालांकि आपको पता है कि वेव ऐसे जाती है ना, ऐसे, ठीक, या फिर आपने ऐसे वाली पढ़ी होगी, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऐसे करके पढ़ी होगी ना भाई, 10th में पढ़ी है ना, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, पढ़ी है। सो देयर इज नो नीड टू पढ़ना, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बट मान लो ये एक वेव ऐसे जा रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले यहां लगा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आगे और पीछे, यानी बोर्ड के आगे बोर्ड के पीछे, तो बेटा ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके आगे है यहां पर, तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो हो गई। इस वे ऑफ प्रोपगेशन से भी ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये रे जा रही है, ये एक रे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है पीछे है, तो बेटा एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और इस वेव के भी परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, they are the radiations to which electric and magnetic field both are associated perpendicular to each other as well as the way of propagation. बेटा लोग इतना पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक, मतलब इतना ही बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, ठीक, पर ये डेफिनेशन अधूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर कोई सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो मेरी तरफ से उनको एक क्वेश्चन पूछ लेना। अगर कोई पढ़ाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एसोसिएटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज विद द वे ऑफ प्रोपगेशन, तो उनको बोलना सर एक बात बताओ, कैथोड रे है ना, कैथोड रे, कैथोड रे में क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी चार्ज होती है तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है ना, चार्ज का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जी क्या बात है कि अगर कैथोड रे है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दुनिया में किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती है। आप डोरबेल बजाते हो ना, तो डोरबेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है ना भाई। क्या होता है कि आपने 10th में शायद ये डोरबेल का कॉन्सेप्ट 10th में है, मेरे को जहां तक पता है, एक गॉन्ग होता है, फिजिक्स में है ये, ठीक, कि बाहर से जैसे बटन दबाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट हीट अप होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, गॉन्ग की तरफ आता है, जो आपका डंडा होता है, टंग बजता है, तभी आपकी डोरबेल बजती है। खैर हम सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ी है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो पर मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ऐसा नहीं होता है। ये बात अलग है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है ज्यादा है, वो एक अलग बात है, पर है जरूर। अगर कोई मैग्नेट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, बहुत कम है जरूर, ठीक। तो कहने का मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है चीज की, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो पूछना कि सर कैथोड रे की इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है ही है ना। देखो कैथोड रे नॉर्थ पोल की तरफ जाती है कि नहीं जाती है, जाती है ना, ठीक, और इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो मैग्नेटिक की तरफ जा रही है, और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है ना, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो कैथोड रे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, कैथोड रे में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। तो क्या कैथोड रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? Is cathode ray is electromagnetic radiation? If not, why not? If yes, yes तो है ही नहीं, है ना, cathode ray is not electromagnetic radiation। तो मतलब क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन आधी है, जो भी ये डेफिनेशन बता के चुप हो जाता है उसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक। तो पहली बात, ये पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये है, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, दे ऑल ट्रेवल
with speed of light, ये सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कैथोड रे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है? कुछ बताया था सर ने एक बार, अगर कैथोड रे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो उसका मास क्या हो जाएगा? Infinite. याद आया? यस सर। तो कैथोड रे नेवर ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि कैथोड रे पार्टिकल की बनी है। कोई भी चीज जो पार्टिकल की होगी वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मास इनफाइनाइट हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स, दे आर नॉट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स, ये पार्टिकल नहीं होते, ये वेव होती है। और वेव जो होता है वो ट्रेवल कर सकता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, समझ में आई? क्योंकि वेव का मास नहीं निकाला जाता अदरवाइज। खैर लेटर आजकल की डेवलपमेंट तो बहुत है ना। अभी आप में से जैसे कई सारे बच्चों ने बहुत पढ़ा होता आईसीएसई में, तो वो अभी बोलना शुरू कर, सर इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल भी, इलेक्ट्रॉन तो वेव भी है, इनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, है ना, सभी में ऐसा होता है। तो वो बात की कहानी है। ठीक, लेटर ऑन डेवलपमेंट्स होती चली गई तो वो पता चल जाता है धीरे धीरे। बट अभी मैं इतना कह सकता हूं अभी के लिए कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है दे आर एक्चुअली वेव्स, सो दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब तक ये पार्ट नहीं लिखोगे तब तक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन गलत है। कैथोड रे कैन नेवर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, व्हाई? बिकॉज दे कैन नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तीसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थी, वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से भी पास हो जाती हैं, दे कैन पास थ्रू वैक्यूम। जैसे सन की रेज हमारे तक पहुंचती हैं फ्रॉम स्पेस, स्पेस में क्या है? वैक्यूम है ना। यस सर। तो ऑब्वियसली वहां से पास ऑन हो रही है यार। तो दे ऑल पास थ्रू वैक्यूम, जबकि जितने भी मेटीरियल वेव्स होती, मैटर वेव्स यानी पार्टिकल्स, वो कभी वैक्यूम से पास नहीं होते। क्या लाइट वैक्यूम से पास होती है? यस होती है। पर क्या साउंड पास होती है? साउंड वैक्यूम से पास ऑन नहीं है। वो 10वीं में बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट करवाया होगा 9th-10th में, एक बेल बजाई हमें सुनाई दी, बेल के ऊपर बेल जार लगा दिया, सुनाई नहीं दे रही। क्यों? इट नीड सम पार्टिकल्स टू प्रोपगेट। ठीक है ना, तो वैक्यूम से नहीं जाती। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एसोसिएटेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the way of propagation. They all travel with the speed of light. सभी की लाइट जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, and they can pass through vacuum. ये वैक्यूम के थ्रू पास ऑन हो सकती हैं। फिर ये कहता है कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक देखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, देखो बेटा वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मान लो मैं एक ये वेव बना रहा हूं, दिस इज अ वेव। पहले तो बताओ ये कौन सी तरह की वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? बोलो भाई। ये पढ़ा तो लग रहा है ये कंसेप्ट, बट ध्यान में नहीं, प्लीज एक बार बता दो। नहीं बताऊंगा, आप बताओगे मेरे को ये लॉन्गिट्यूडनल बनाई कि ट्रांसवर्स बनाई। ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक, इसको बेटा आपको पढ़ना है, तो मेरे को अगली बार बताना है। आपसे पूछूंगा मैं, 10वीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? सर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, आर यू श्योर?
त्रिभुवन फॉर्मल वेव कुछ नहीं होती बेटा, फॉर्मल वेव इज नथिंग बेटा, इट मे बी लॉन्गिट्यूडनल वेव और इट मे बी ट्रांसवर्स वेव। एक वेव ऐसे होती है, एक वेव हम ऐसे बनाते हैं, ये बना देते हैं कंप्रेस रियरफेक्शन, और फिर बहुत पास बना के कंप्रेशन, फिर दूर दूर बना के रियरफेक्शन। एक वेव ऐसी होती है, रियरफेक्शन और कंप्रेशन में चलती है, एक क्रेस्ट और ट्रफ में चलती है। तो आपने मेरे को बताना भैया ये कौन सी वेव है, ठीक। चलो, इसका ये जो ऊपर पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। पता हुआ क्या कि 10वीं में ऐसे ही पास हो गए तुम लोग, है ना। सर 9th का है। सर 9th, यस सर 9th नाइन है। कौन सा? यस सर। तो और ज्यादा आना चाहिए यार। अरे सर उस टाइम मैं बस क्या बताऊं, छोड़ो अभी 9th का। चलो कोई बात नहीं, करो मेहनत भाई, करो, ऐसी क्या बात है, ठीक। चलो, ये क्रेस्ट हो गए, ट्रफ हो गए। अब बेटा सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड थोड़ी मैं मदद करूंगा, थोड़ा तुम बताना मेरे को बात। एम्पलीट्यूड जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। ये बराबर ही होंगी ना, ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड जो होता है ये हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। एक ट्रफ का डेप्थ बोल लो या फिर क्रेस्ट का हाइट बोल लो, ये एम्पलीट्यूड होता है। बेटे आगे जाके क्लियर करूंगा कि एम्पलीट्यूड का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट एनी हाउ ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बेटा दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से लिखेंगे, ये सब पुट्ठा वाई उल्टा वाई ये लैम्डा होता है, ठीक। तो वेवलेंथ जो है इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests और ट्रफ्स। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ यानी लैम्डा बोलते हैं। फिर एक आती है फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू, ऐसे वी लिखते हैं, ये वी नहीं होता, ये न्यू होता है। क्या होता है? न्यू। यस ये जो है फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या? नंबर ऑफ वेव्स passing through a given point in 1 second। मान लो आपने एक ये पॉइंट ले लिया, आपने एक ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से कितनी वेव्स 1 सेकेंड में पास ऑन हो गई वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। So that is called as frequency, ठीक। और चौथी बात होती है हमारे पास वेव नंबर। बेटा वेव नंबर को हम न्यू बार लिख देते हैं, न्यू के ऊपर डंडा लगा देते हैं, न्यू बार, इसको वेव नंबर बोलते हैं। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स passing through 1 centimeter in 1 second। 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, ठीक। हमने यहां से यहां 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली, मान लो यहां से यहां 1 सेंटीमीटर लेंथ ले ली।
इसके अंदर से कितनी वेव्स 1 सेकंड में पास ऑन हो जाएंगी, वो वेव नंबर होगा। माइंडेड फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास ऑन हुई वो फ्रीक्वेंसी हुई, और 1 सेंटीमीटर से जितनी वेव्स पास ऑन हुई उसको हमने वेव नंबर बोल दिया। So I think so you got what is wave number and what is wavelength, what is frequency, चारों चीजें समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब बेटे अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, ये जो मैक्सवेल ने दी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, ठीक, वो क्या कहती है? वो कहती है कि आपका न्यू लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है, इसका प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, दैट इज सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से आया बेटा, आगे सब कुछ यहीं से निकलना है। यानी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, यानी सी एक कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट को हटाते हो तो क्या लगाते हो? जब भी कांस्टेंट को हटाते हो बेटा तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हो, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी अगर वेवलेंथ डबल करोगे फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, वेवलेंथ हाफ करोगे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक, तो एक रिलेशनशिप ये रह गया। दूसरा रिलेशनशिप ये बोलता है वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर इज 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर जो होता है वो 1 बाय लैम्डा होता है, यानी वेव नंबर इज इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारे पास दी गई। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें बताया। अब इसका स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले, ठीक, इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं बेटा इसी के ऊपर बेस्ड, जो तुमने छोटी क्लासेस में निकाले होंगे। जैसे कि आपको ये बोला होगा कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, क्वेश्चन दिया है, यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर calculate frequency wavelength wave number of a wave having time period 2 × 10⁻² seconds या -10 सेकेंड कर लो। अब देखो ना, टाइम पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड, इसको टाउ से लिखते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। तो अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो 1 बाय टाउ दैट इज टाइम पीरियड, 1 बाय 2 × 10⁻10। चलो जी, फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब आपने इसका वेवलेंथ निकालना था, तो c बाय न्यू, तो c था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय न्यू, यहां से निकाल दिए तुम। ठीक, 1 डिवाइड बाय 2 × 10⁻10। और फिर वेव नंबर निकालना था, तो 1 बाय लैम्डा करके निकाल देना। बोलो निकलते तीनों के तीनों की नहीं? यस सर। देखो बेटा, वेवलेंथ का जो यूनिट होता है लेंथ का यूनिट होता है, यानी मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नानोमीटर, यानी वेवलेंथ मीटर्स इसका यूनिट है।
फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हर्ट्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ठीक, सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। टाइम पीरियड दैट इज सेकंड्स। वेव नंबर इससे उल्टा, ठीक, ऑब्वियसली किसका उल्टा है, 1 बाय वेवलेंथ यानी मीटर इनवर्स, इसका यूनिट मीटर इनवर्स में होता है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक सो तुम बहुत इजीली कर सकोगे, ठीक, कर लोगे ना बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। तो आज हमने जो पढ़ा है बेटा, ठीक, उसको एक बार फटाफट से देख लो। व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे, आज आपने मेरे से पढ़ा रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। आपने दूसरी चीज मेरे से पढ़ी रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे रुदरफोर्ड्स मॉडल, फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड्स मॉडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक। ये 4 चीजें आज आपने मेरे साथ कंप्लीट की, ठीक। आप इसका डिटेल पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, वीडियो ऑलरेडी इज अपलोडेड, ठीक, इन अ प्लेलिस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन माय चैनल। यू कैन गेट प्लेलिस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर सब डिटेल में, ठीक, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी है, जिसकी जरूरत है वो भी है, तो उसमें आप देख सकते हैं। और जिसको वो नहीं पढ़ना है, ये मैं कल तक अपलोड कर दूंगा, तो कल तक देख लीजिएगा। सो थैंक्स लॉट फॉर टुडे, मिलते हैं परसों।